सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना पहले? यस मैम। सो व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं हम? मैम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग कंट्रीज की, और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कल्चर। और मैम अलग अलग कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका ज़रूरत क्या है हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करने की? तो मैम ताकि जो है, अब हम अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल, तो जो है मतलब ताकि दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करके जो है, अगर मतलब उसमें कुछ कमी है तो वो और अच्छा कर सके अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और तो कंपेयर करके मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। बेसिकली हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल जाती हैं किसी की, राइट? यस मैम। हाँ, सात्विक तुमने पढ़ा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले? यस मैम। तो मैम क्या-क्या पढ़ा है? अप्रोचेस बताइए कि किस अप्रोचेस हम लोग कर सकते हैं उसे। थोड़ा लाउड बोलो, तुम्हारी वॉइस बहुत लो है। एंड मैम डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस बताइए कि किस किस टाइप से अप्रोच से हम लोग उसे पढ़ सकते हैं। हुँ। तो देखो जो ये वाला पीडीएफ है ना, इसको एकदम ध्यान से सुनना, समझना और जो भी मैं नोट्स अपलोड करूँगी उसको पढ़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेक्टिक मुझे यही वाला मटेरियल बनाने में हुआ है। इसका जो मटेरियल है वो आपको किसी भी बुक में स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा और ना किसी साइट पे मिलेगा। ठीक है? क्योंकि इतना डायनामिक सब्जेक्ट है कि कंपैरेटिव्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेट पे, है ना? स्पेसिफिकली कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इसमें मैंने जितना भी अप्रोचेस डाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिवीज़न डाला है, प्रेशर ग्रुप्स का डाला है, वो सब मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ से मिला कर के डाला है, जितना भी मुझे मिल पाया। तो प्लीज़ इसको नोट से ज़रूर फ़ॉलो करना, नोट से मी ही आपको मेनली फ़ॉलो करना है। मैंने सारी चीज़ें नोट्स में डालने की कोशिश करी है, ठीक है? तो मैं इसका ओके मैम। कंटेंट दिखा देती हूँ आपको कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है पहले मैं आपको वो शो कर देती हूँ। आई गेस यहाँ पे शो नहीं होगा 2 स्क्रीन एक साथ, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है मैं एक बारी आपको रीड करके दिखाती हूँ। उसमें दिया हुआ है आपका पॉलिटिकल कल्चर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ रेजिम। सिर्फ यही 5 टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इन 5 टॉपिक्स को कवर अप किया है, ठीक है? अप्रोचेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, टाइप्स ऑफ रेजिम्स एंड पॉलिटिकल कल्चर। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डाले हैं और इनके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा कि काफ़ी सारी साइट्स में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है और बुक्स में तो ये है ही नहीं। पूरा एक्सटेंसिव तरीके से। तो इसमें मैंने बहुत सारी नॉलेज डाली है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें याद रखनी होंगी, जैसे कि ऑथर्स के नाम याद रखने होंगे, ऑथर्स के बुक्स याद रखने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के क्या-क्या क्लासिफ़िकेशन है, वो सब याद रखना होगा क्योंकि कंपैरेटिव से क्वेश्चन आते हैं और जो भी उनकी क्लासिफ़िकेशन होती है, उनके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आजकल बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है? तो प्लीज़ इसको एकदम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ध्यान से करके जाना, ठीक है? तो इसमें हम सबसे पहले आज अप्रोचेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको हम आगे कवर अप करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, ओके। So, comparative politics is the study of domestic politics, political institutions, conflicts of countries. It often encompasses comparisons among countries and through time within the single countries, emphasizing major patterns of similarity and the differences. So, basically, comparative politics में क्या होता है? हम अपनी जो domestic politics होती है, जो हमारी खुद की country की politics होती है, खुद की country के political institutions होते हैं, उनको measure करते हैं, उनको compare करते हैं different countries के साथ to know द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर दूसरी कंट्री के साथ और क्या-क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं और साथ ही साथ सिमिलैरिटीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, डिससिमिलैरिटीज़ के क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं, हमें क्या चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए, क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, इन सब का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अदर कंट्री में कोई सिस्टम चल रहा है, अगर हमें उसको अपनी कंट्री में लेकर आना है, तो पहले हम क्या करेंगे उस कंट्री का स्टडी करेंगे कि उस कंट्री में जो सिस्टम है वो कितने लेवल तक जो है सक्सेसफुल रहा है
अगर फेलियर हुआ है तो किन मेजर फैक्टर्स की वजह से उसका फेलियर हुआ है, ताकि उनसे सीख करके हम अपनी कंट्री में उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो मेजरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो रोल है वो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट की हैं, वो तभी कर पाए हैं जब हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंपेयर किया था, और सबकी अच्छी अच्छी बातें जो हमें लगी हमने उसको उठा करके अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सो अगर हम डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो जीन ब्लॉन्डल अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो बोलते हैं कि सीधा सीधा जब हम डिफरेंट डिफरेंट नेशनल गवर्नमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो जाती है। एमजी स्मिथ बोलते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर प्रॉपर्टीज, कोरिलेशंस, वेरिएशंस एंड द मोड्स ऑफ चेंज। सो एमजी स्मिथ बोलते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनका रिलेशन कैसा है आपस में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्या क्या वेरिएंट्स उसमें हैं, उन सब की स्टडी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। फ्रीमैन बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहीं ना कहीं जीन ब्लॉन्डल की तरह ही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जब हम डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं और उनके इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करते हैं तो उसी को ही हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो पर्टिकुलर डेफिनेशंस होगी। वैसे पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। Comparative politics encompasses a comparative study of not only the institutions and mechanistic arrangements, but also an empirical and scientific investigation of non institutionalized and the non political determinants of political behavior. तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ दो गवर्नमेंट्स को कंपेयर करना नहीं है, सिर्फ दो कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करना नहीं है, जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं उनका क्या असर पड़ रहा है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके बीच में रिलेशन क्या है और क्या क्या अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स है जिनका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, उन सब की स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कर आती है। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। 1955 रॉय मैक्रेडस डिफरेंशिएटेड बिटवीन द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसी गलती की वजह से जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, इसकी वजह से हम कई बार जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को सेम मान लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को कंपेयर करते हैं, जबकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि और भी अदर फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो उस वो बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी वो क्यों ख़राब थी, क्योंकि वो नॉन कंपैरेटिव थी, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करती थी, मोनोग्राफिक थी यानी कि केवल एक ही फैक्टर को देखती थी जो कि था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डिस्क्रिप्टिव थी यानी कि सिर्फ बताती थी कौन कौन कैसे वर्क करता है, उनको साइंटिफिक तरीके से जो है जांच नहीं करती थी उनकी। पेरोकियल का मतलब यानी कि बहुत ही नैरो उनकी सोच थी, और स्टैटिक का मतलब होता है कि ज़्यादा इवॉल्विंग नहीं थी। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनको एज इट इज़ पढ़ लेते थे। तो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस की गलती। अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं क्या, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस इज यूज्ड बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू अटैक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिहेवियर। सो बेसिकली अप्रोचेस हम क्यों पढ़ते हैं? किसी को पता है अप्रोचेस हम क्यों पढ़ते हैं? बोलो। कुछ भी रफ आइडिया कि अप्रोचेस को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? मैम किसी चीज से रिलेटेड डीप नॉलेज के लिए, मतलब उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री और फिर प्रेजेंटली पढ़ने के लिए, मतलब पास्ट और प्रेजेंट कंपैरिजन। तो वो तो हम एक अप्रोच से भी कर सकते थे, इतनी सारी अप्रोचेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसका बेस जानने के लिए। थोड़ा और सोचो। मतलब किस किस वे में उसको पढ़े जा सकते हैं। हाँ, समवेयर राइट। देखो अप्रोचेस हमें इसलिए पढ़नी पड़ती हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, आईआर में पढ़ाया था जब मैंने रियलिज्म यूवी तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब आइडियलिज्म था तो आइडियलिज्म को लगता था सिर्फ वो अकेली एक लौती ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि आईआर को डिफाइन कर रही है। फिर रियलिज्म आता है, फिर रियलिज्म बोलता है नहीं तुमने जो बोला वो गलत है, हम जो बता रहे हैं वो यूनिवर्सल है ना।
फिर उसके बाद न्यू रियलिज्म आता है, फिर लिबरलिज्म आता है, नहीं रियलिज्म भी गलत है, हम सही हैं। तो बेसिकली अप्रोचेस क्या होता है, अप्रोचेस होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है स्टैटिक नहीं है वर्ल्ड में, तो हर चीज़ बदलती है, तो हर चीज़ को देखने का और पढ़ने का नज़रिया भी बदलता जाता है। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस वो हैं जो पुराने समय पर यूज़ की जाती थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नई अप्रोच आती हैं, वो बोलती हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी थी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ये कमी थी और इन कमियों को दूर करने के लिए हम अपनी अप्रोच देते हैं। फिर नई अप्रोच आती है, वो बोलती है कि नहीं तुम भी गलत हो, तुम्हारे में ये कमी है, तो वो नई अप्रोच देते हैं। तो इसीलिए हमें करंट की जो अप्रोचेस हैं उनको पढ़ने के लिए हमें पुरानी अप्रोचेस को समझना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमें उनकी गलती नहीं पता होगी तब तक किसी नई अप्रोच को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस, यानी कि जो पहले ट्रेडिशनली कौन सी अप्रोचेस यूज़ हुआ करती थी और कंटेम्प्रेरी टाइम में कौन सी अप्रोचेस यूज़ हो रही हैं जिनको हम मॉडर्न अप्रोचेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हुँ। तो आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में फिलॉसफिकल अप्रोच, ठीक है? एक बात मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब अगर तुम इंटरनेट से कुछ पढ़ोगे तो वहाँ पे ना तुम्हें अप्रोचेस अलग-अलग नाम से दिखाई दे सकती हैं, ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग है और मैं कुछ और पढ़ा रही हूँ। मैंने बहुत सारी साइट्स को और बहुत सारे सोर्सेज़ को कंपेयर करके ही यहाँ पे लिखा है, जितना मेजरली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं मैंने वो ही यहाँ पे डाली हैं, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चीज़ें बहुत डाइवर्स हैं और अलग-अलग नामों से अलग-अलग साइट्स पे मिलती हैं, ठीक है? तो कहीं पे अप्रोचेज़ जो है 3 हो सकती हैं, 4-5 हो सकती हैं, कहीं पे इनका नाम चेंज हो सकता है, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके नोट्स पे स्टिक रहें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करके लिखा है, ठीक है? तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफिकल अप्रोच। फिलॉसफी इज़ द स्टडी और द साइंस ऑफ ट्रुथ्स और प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ऑल नॉलेज एंड बीइंग। सो बेसिकली फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी होता है किसी चीज़ का गुड निकालना, ठीक है? फिलॉसफी हमें हेल्प करती है किसी चीज़ का गुड और बैड डिसाइड करने में, कि गुड यानी कि समाज की अच्छाई के लिए किन चीज़ों में बिलीव करना चाहिए और समाज की बुरी के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली फिलॉसफी इज़ द स्टडी और द साइंस ऑफ ट्रुथ और द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल नॉलेज एंड द बीइंग। तो ये हमें वो नॉलेज देती है जिससे कि हम सोसाइटी का अच्छा कर सकते हैं। It entails that the philosophy or philosophical approach tries to explore the truth of political incidents or event. So ये हमें political events का सच्चाई बताती है और बोलती है कि वही सच है, ठीक है? Main aim of philosophical approach is to evaluate the consequences of event in a logical and a scientific manner. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि philosophy इसीलिए होती है कि सोसाइटी का अच्छा कैसे सोचा जाए, तो उस अच्छे को बताने के लिए ये बोलती है कि हर एक इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को हमें लॉजिकल और साइंटिफिक मैनर में देखना चाहिए, ताकि हम अपने फ्यूचर एक्शंस को उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएँ। The purpose of philosophical approach is to explain the words and the terms used by the political theorists. तो यानी कि ये हर एक छोटी चीज़ की डिटेलिंग में जाती है, जो वर्ड्स और जो टर्म्स पॉलिटिकल थ्योरी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? इट इज़ नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर, बिलीव्स इन डेवलपिंग नॉर्म्स और सर्टेन स्टैंडर्ड्स। तो वो बोलती है कि पॉलिटिक्स में कुछ सर्टेन नॉर्म्स और सर्टेन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके ऊपर पॉलिटिक्स चलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज राइटिंग्स वर टू डिफाइन द नेचर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। आपको पता होगा कि प्लेटो इज ऑल्सो फिलोसफिकल थिंकर, जो कि सोसाइटी के गुड के बारे में सोचते हैं। तो सोसाइटी ने क्या बताया था, प्लेटो ने क्या बताया था कि आइडियल सोसाइटी के लिए एक फिलोसफर किंग होना चाहिए, कैसे सोसाइटी चलनी चाहिए। तो ये उसका खुद का फिलोसफिकल आइडिया था। Philosophical approach helps people to understand the contemporary history and the nature of politics suggested by the philosopher. तो philosophical approach basically बोलती है कि जो पुराने philosophical thinkers रहे हैं, हमें उनकी थ्योरी को समझना चाहिए और उन हिस्ट्री से सीख करके आज की कंटेम्प्रेरी लाइफ में उनको अडॉप्ट करना चाहिए। In other words, the philosophical approach aids to comprehend the पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑफ पास्ट। वो बोलते हैं कि बेसिकली जो पुराने समय पे हमारे फिलोसफिकल थिंकर्स रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी बहुत ही अच्छी थी, जो समाज का अच्छा चाहते थे, इसलिए हमें पास्ट से सीख करके उनको आज के समय में उतारना चाहिए, ठीक है? तो जो प्लेटो की आइडियल सोसाइटी हमने पढ़ी थी, क्या वो प्रैक्टिकली हम उसको लेकर आ सकते हैं? मैंने उस टाइम पर भी पढ़ाया था जब मैं डब्ल्यूपीटी पढ़ा रही थी। ये भी बताओ। मैम नहीं लेकर आ सकते हैं उसको, क्योंकि मैम उसने बहुत ज़्यादा मतलब यूटॉपिक उसने सब कुछ किया था। इसीलिए ये उसकी मतलब फिर उसके अगेंस्ट में एरिस्टोटल ने लेकर आया था, क्योंकि
उसमें जो उसके जो बहुत ज़्यादा सारे वो थे उसके मतलब जो उसके पार्ट थे, तो जो वो नहीं कर सकते मतलब प्रैक्टिकली हम लोग। कोई एग्जांपल जो प्रैक्टिकली जैसे नहीं हो सकता? जैसे वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइस वाला ही है, तो जो है हाँ। वो कैसे हो सकता है? उसके बाद जो है उसने फिर फिलोसोफर किंग वाला कहा था कि जब अब हम एजुकेशन को उसने इतना लंबा कर दिया था कि जब फिलोसोफर किंग ने 50 ईयर्स तक पढ़े उसके बाद जो है फिलोसोफर किंग बनेगा और उसके बाद जो है वो कुछ भी नहीं ले सकता है, मतलब प्रॉपर्टी प्राइवेट ले सकता है, मतलब फैमिली उसकी हो सकती है प्राइवेट। तो ये कैसे हो सकता है सर? यस। तो हम जो भी अप्रोच पढ़ेंगे ना, उसका जो क्रिटिसिज्म होता है वो उस अप्रोच के अंदर ही छुपा होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे खुद ही बताया कि प्लेटो की जो फिलॉसफी थी वो प्रैक्टिकल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए फिलोसॉफिकल अप्रोच ने जो अपने आप को बोला कि मैं एकदम सही बोल रही हूँ, तो उसका क्रिटिसिज्म सामने आता है और नई अप्रोचेस सामने आती हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है फिलोसॉफिकल अप्रोच का? It is documented in literature that one of the central ideas of political philosophy is idealism, and it is conspicuous to in Plato's The Republic. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलोसफी की मोस्टली आइडिया आइडियलिज्म होते हैं जिनको प्रैक्टिकल लेवल पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं. The critics argue that idealism itself is a quite good, but when its practical application arises, it appears to be a myth. यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पे उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो क्या है, सिर्फ एक मिथ है. Plato emphasized idealism in his theory, but it had not practical importance. But and we fully realized that idealism would never be translated into reality. तो हालांकि प्लेटो को हम बहुत ग्रेट फिलोसोफर बोलते हैं कि उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन अगर हम उसे रियलिटी में एप्लीकेबल करने की बात करें तो हम उसे रियलिटी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. The philosophical intellectuals of the earlier period were impractical philosophers. Impractical कैसे हैं? जैसे कि उसने बोला था कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का कि एक जो मेल होगी और एक जो फीमेल होगा वो आपस में बिना शादी किए एक बेस्ट मैन ऑफ सोसाइटी, एक बेस्ट वुमेन ऑफ सोसाइटी आपस में मिलकर के जिन बच्चों को पैदा करेंगे वो बच्चे स्टेट के होंगे. तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल, क्योंकि फिर मैरिज कैसे होगी? मैरिज नहीं होगी तो कैसे आप डिसाइड करोगे हु इज़ द बेस्ट मैन एंड हु इज़ द बेस्ट वुमेन ऑफ सोसाइटी? तो ऑलरेडी उसके जो बहुत सारे आइडियाज थे प्लेटो के, वो बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड थे. तो इसीलिए क्रिटिक्स बोलते हैं कि फिलॉसफी जिन फिलोसॉफिकल थिंकर्स को पढ़ने की हमें बात कह रही है कि हमें फिलोसॉफिकल थिंकर्स की जो बातें हैं उनको कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो अप्लाई करना चाहिए वो बिल्कुल रियलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थी. दे हैड नो इंटेंशन टू प्रोमलगेट आइडियाज विच कैन चेंज सोसाइटी. वो क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो फिलोसॉफिकल थिंकर्स पहले रहे हैं उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है, एक अच्छी सोसाइटी उनके अनुसार कैसे हो सकती है, लेकिन उनका कभी ये इंटेंशन नहीं रहा था कि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक भी करें. ठीक है, तो क्रिटिक्स हो गया. अब क्रिटिक हो गया तो नई फिलोसफी तो आनी ही है. तो नई अप्रोच आती है हिस्टोरिकल अप्रोच. अब हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होती है? दिस अप्रोच स्टेट्स दैट द पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी ओनली अंडरस्टूड व्हेन द हिस्टोरिकल फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब जब हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने नाम पढ़ा है, तो नाम क्यों बना था? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से छोटे छोटे जो स्टेट थे वो दो बड़े स्टेट्स की वॉर के बीच में पिस रहे थे. ठीक है, तो यही चीज हिस्टोरिकल अप्रोच हमें बता रही है कि हिस्टोरिकल अप्रोच बोलती है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स को समझे बिना, उनके क्या कंसिक्वेंसेस रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट रहे हैं, उनको समझे बिना हम किसी पॉलिटिकल थ्योरी को नहीं बना सकते. इट हाईलाइट्स ऑन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ एवरी पॉलिटिकल रियलिटी. वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल रियलिटी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, हिस्ट्री के हर एक छोटे इवेंट को समझना पड़ेगा टू एनालाइज एनी सिचुएशन. Political theories like Machiavelli, Sabine, Dunning believe that politics and history are strongly interrelated. ठीक है, तो यानी कि मैकियावली, सेबाइन, डनिंग, ये जो थिंकर्स हैं ये इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो करंट की पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं पुराने हिस्टोरिकल फैक्टर्स का ही आज रिजल्ट है. History defines about the past as well as links it with the present event. Without studying the past events, institutional and the political environment, the analysis of the present would remain largely imperfect. अगर आप पुराने historical factors को नहीं पढ़ोगे तो आज के समय में आप best politics को नहीं बना पाओगे. They receive lessons which guide them in determining the future course of action. For example, जैसे कि आज मोस्टली कंट्री क्या प्रेफर करती हैं? डेमोक्रेसी. क्यों प्रेफर करती हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम हिटलर जैसे टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन का जो नेचर रहा है उसको देख चुके हैं.
कि अगर किसी कंट्री में टोटलिटेरियनिज्म आएगा, ऑथोरिटेरियनिज्म आएगा, फासिज्म आएगा, नासिज्म आएगा, तो उसका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है सोसाइटी में, वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने हिटलर की स्टडी को पढ़ा कि हिटलर ने किस तरीके से इतने मास लेवल पे जो है जेनोसाइड किया लोगों का। तो इसलिए आज हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो यही हिस्टोरिकल अप्रोच बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा करंट पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं वो हमारी हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, समझ आएंगे दोनों अप्रोच? यस मैम। अब क्रिटिसिज्म होता है हिस्टोरिकल अप्रोच का भी। द असर्शन ऑफ एविडेंसेस इज टू बी जज्ड फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। वो बोलते हैं कि हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव कैसे पता चलेगा किसी चीज़ को जज करने का? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं और आप हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, हम दोनों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। आप किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देख सकते हो, मैं किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देख सकती हूँ। तो वो यही बोल रहे हैं कि कैसे एक परफेक्ट पर्सपेक्टिव हम डिसाइड करेंगे। The historical factors The historical facts do not serve the purpose of those who use it. This is the main complaint against the historical approach to study the politics of study. Historical factors do not serve the purpose those who use it. तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स रही हैं उनका अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पर्पस को सर्व करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। History is often simply a record of a great man and a great events, rather than a comprehensive account of total political reality. Very few historians interpret historical events and evidences broadly and freely. जैसे कि आज हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक हम कितनी भी पढ़ लें, फिर भी वो आज तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं क्या उन्हें कवर अप कर सकते हैं? नो मैम, तो मतलब यही इतना ब्रॉड है। हाँ, तो यही क्रिटिक्स बोलते हैं कि हिस्ट्री में तो हम सिर्फ उन मेजर इवेंट को पढ़ते हैं जो कि ग्रेट रहे होते हैं, जो कि इतने बड़े मास लेवल पे रहे होते हैं, जिनके बारे में स्टडी हुई होती है, जिनके बारे में लिखा होता है, जिसमें कि या तो हम किसी बड़े एम्पायर, बड़े राजा की कोई हार जीत नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ टोटल पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी कि हिस्ट्री में जितनी चीज़ें घटित हुई है ज़रूरी नहीं है उन सभी का अकाउंट हमें हिस्ट्री के अंदर मिले। तो इसलिए हम उन थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर जज करके आज के पॉलिटिकल रियलिटी को नहीं बना सकते। ठीक है, अब नई अप्रोच आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। पहले हम इंस्टीट्यूशनल पढ़ेंगे, फिर हम मॉडर्न अप्रोचेस में न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे जो कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को क्रिटिक्स करके आती है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या बोलती है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज कंसर्न्ड with the study of the formal politic structures like legislature, executive and judiciary। तो institutional approach बोलती है कि हमें जो है फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी में काम करते हैं, जिसमें कि 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनकी स्टडी करनी चाहिए। इट फोकस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, the powers of the various institutions, legislative bodies and how the constitution work। वो बोलते हैं कि हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या उनके रूल्स हैं, क्या क्या पावर उन्हें मिली हुई हैं, किस तरीके से वो वर्क करती हैं, किस तरीके से वो बनी हुई हैं, उनका स्टडी करना चाहिए। एज द अप्रोच डेवलप्ड हाउएवर, द लिस्ट इज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, इन कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स and the other institutions which are more less enduringly engaged in the politics। तो जब हम मॉडर्न अप्रोचेस में पढ़ेंगे ना न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो उससे पहले ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जैसे जैसे ओवर द टाइम ग्रो हुई, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच काफ़ी लंबे समय तक रही थी जिसको लोग फॉलो कर रहे थे। तो पहले इसमें सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्टडी होता था, लेकिन ओवर द टाइम जैसे ये डेवलप होती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है, तो धीरे धीरे हम इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसीज और इंटरेस्ट ग्रुप जैसे छोटे छोटे नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी स्टडी करने लग जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका क्रिटिक्स। Main drawback of this approach was its narrow focus on the formal structures and arrangements। क्योंकि ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर का स्टडी करने से कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी, तो इसलिए क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये बहुत ही नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है। It ignores the role of individuals who constitute and approach the formal as well as the informal structures। वो बोल रहे हैं कि जिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में जो लोग हैं, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में है, इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर है, उन लोगों के नेचर की तो आप स्टडी कर ही नहीं रहे हो।
क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं एक सोसाइटी में और सबकी डिफरेंट थिंकिंग होती है एक चीज़ को लेकर के। तो इसीलिए केवल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ करके आप एक कंट्री के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको लोगों को भी इम्पोर्टेंट रोल देना चाहिए। रिसर्चर्स ऑफ दिस अप्रोच इग्नोर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि इसमें जो है केवल ये स्टेट इंस्टीट्यूशन को पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या हो रहा है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से वो खुद कैसे अफेक्टेड हो रहे हैं उसकी स्टडी इसमें है नहीं, तो इसलिए उसको इग्नोर कर रहे हैं। डेविड ईस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे बड़े लेवल पे, calls it inadequate as it missed out the real currents of political and social changes which were often better understood by the informal mechanism. So डेविड ईस्टन बोलते हैं कि क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम केवल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, जबकि हम उसमें ये नहीं पढ़ रहे कि जिस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, लोगों में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस का क्या फ़र्क पड़ रहा है इंस्टीट्यूशंस पे, हम उनको स्टडी नहीं कर रहे, तो हम एक बेटर स्टडी नहीं बना सकते। ठीक है। अब पायनियर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं जिनकी बुक्स पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक्स को लिख दिया है। आप इनको रीड डाउन कर लेना और इनके जो भी नाम है वो याद कर लेना, कौन से बुक कौन से ऑथर की है। ठीक है। इनके ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक्स के नेम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समझ आया अभी तक? यस यस मैम, यस। मैम, तो यहाँ की अप्रोचेस में थिंकर्स याद करना। हाँ, हाँ, जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने लिखी हैं। बोला ना मैंने कि बहुत ट्रेडिशनल है। इंस्टीट्यूशन काफ़ी लंबे समय तक रही है जिसको बहुत सारे थिंकर्स ने अडॉप्ट किया स्टडी के लिए। मैम इंस्टीट्यूशनल में जैसे फिलोसफर में बैकन और मोर ये सब है रोसो, तो वो उसमें भी ये सब याद करना पड़ेगा कि जैसे कब पूछ सकता है कि इसमें ये थिंकर्स थे क्या। वो देखो पता होना अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो चलेगा क्योंकि इतना डीपली एमए पे पूछा नहीं जाता आपसे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, बेसिकली तो मॉडर्न अप्रोचेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें एवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है कि मॉडर्न अप्रोचेस आई कैसे हैं, है ना? ओके मैम। हाँ, तो मेजरली क्वेश्चन आपके मॉडर्न अप्रोचेस से पूछे जाते हैं। लेकिन इन वाले बुक्स एंड ऑथर्स को आप पढ़ लेना क्योंकि ये आगे भी काम आएँगे जब हम अभी मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी और डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। तो लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी बचती है लीगल अप्रोच। दिस अप्रोच, जैसे कि आपको लीगल से समझ आ रहा है कि ये लॉज एंड रूल से रिलेट करती है। दिस अप्रोच कंसीडर्स द स्टेट एज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये स्टेट को एज अ स्टडी ऑफ सेंटर मानते हैं फॉर द क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। वो बोलते हैं कि स्टेट है जो कि लॉज को बनाता है और उनको एनफोर्स करता है सोसाइटी के अंदर। देयरफॉर दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद द लीगल प्रोसेस, लीगल बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस एंड द जुडिशरी। वो बोलते हैं कि जितनी भी लीगल बॉडीज हैं जैसे कि स्टेट हो गया, जुडिशरी हो गई, वो इंस्टीट्यूशन जो इसको लागू कर रहे हैं हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए। इन दिस अप्रोच द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज मिक्स्ड विद द लीगल प्रोसेस इंस्टीट्यूशंस। Theme of law and justice are treated as the maintainer of effective and equitable system of law and order। वो बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जो आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है वो इस वजह से है क्योंकि कितना इफेक्टिवली आपने अपनी लॉज को जो है सोसाइटी में एनफोर्स किया हुआ है। तो इसलिए बोलते हैं कि उन लॉज से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो जुडिशरी हो गया, चाहे वो उनको एनफोर्स करने वाला स्टेट हो गया, हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। State primarily as an organization for creation and enforcement of law. The supporters of this approach are Cecil Borden, Hobbes, John Austin, Dicey, Henry Maine। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। In the system of Hobbes, the head of the state is highest legal authority and his command is law। हॉब्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो जैसे कि इसका आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, बेसिकली लीगल अप्रोच क्या बोलना चाह रहा है। यस मैम। ओके। सो अब इसके क्रिटिक्स क्या बोलते हैं। दिस अप्रोच इज नैरो, क्योंकि ये सिर्फ लॉ को फैक्टर मान रही है, बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर रही है। लॉ इंक्लूड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पीपल लाइफ। पीपल की लाइफ में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जैसे कि कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल। इट कैन नॉट कवर एंटायर बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस। तो इसका भी क्रिटिसिज्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम मॉडर्न अप्रोचेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Traditional approaches have gloomily unsuccessful to identify the role of individuals who are important in modeling and remodeling the shape and nature of politics. Traditional approach is mainly descriptive।
डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन देना किसी चीज़ के बारे में। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोचेस हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रही हैं कि कैसे वो सोसाइटी में वर्क करनी है और किन का स्टडी होना चाहिए। लेकिन वो ना तो किसी पॉलिटिकल एक्टर के बारे में बात कर रही हैं जिसमें कि इंडिविजुअल्स आते हैं, ना वो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के बारे में बात कर रही हैं कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल की बिहेवियर है, जो सोसाइटी है, उसका बिहेवियर किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को अफेक्ट करता है और किस तरीके से इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, उसका कोई स्टडी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, जिसकी वजह से हमें कंटेम्प्रेरी टाइम में मॉडर्न अप्रोचेस देखने को मिलती हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके मैम। तो तो हाँ बोलो। कुछ बोल रहे थे सत्विक तुम? मैम तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। नो मैम। ओके। तो इसके नोट्स में मॉडर्न अप्रोचेस जब करा दूंगी तब अपलोड करूंगी, क्योंकि आपस में अटैच है। ठीक है? बाकी मैं क्लास अपलोड कर ओके दूंगी, मैम। लास्ट वाली भी और ये वाली भी। ओके मैम।